नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू एमपीपीएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि स्टडी आईक्यू ने आपके लिए शुरू की है एक नई सीरीज जिसका नाम है जिला दर्शन, जिसमें मध्य प्रदेश के हर एक जिले के बारे में खास और जरूरी पहलुओं को आपके सामने रखा जा रहा है। ऐसी पहलुओं को, ऐसी बातों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है या जीएस पढ़ते वक्त, एमपीजी के पढ़ते वक्त आपसे छूट जाती हैं या आप उन पर ध्यान कई बार नहीं दे पाते हो, उन जरूरी पहलुओं को यहां पर एड्रेस किया जा रहा है। मैं हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं, हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम हर एक फैक्ट को सर्च करें और आपके सामने रख दें। हर एक फैक्ट करना जरूरी नहीं है, केवल उन बातों को देखना है जहां से या तो प्रश्न आ चुके हैं या आने की संभावना है। तो साथियों, हमारे इसी प्रयास के अंतर्गत आज हम तीसरे नंबर का लेक्चर आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं विदिशा के बारे में। साथियों, विदिशा मध्य प्रदेश में मालवा पठार के उत्तर पूर्वी विस्तार मतलब विंध्याचल की गोद में विराजमान भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाला यह जिला साथियों एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक ऐतिहासिक घटनाक्रमों का गवाह रहा है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के हर एक जिले का संबंध किसी ना किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम से है, किसी ना किसी हिस्टोरिकल इवेंट इंसिडेंट से है, परंतु विदिशा एक ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल इवेंट इंसिडेंट हुए। आप प्राचीन काल की बात करो, आप मध्यकालीन भारत की बात करो, आप आधुनिक भारत की बात करो, हर एक कालखंड में इस क्षेत्र का अपना एक महत्व रहा है। दोस्तों, यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो मौर्यकालीन प्रमुख शासक अशोक की उपस्थिति का यह गवाह रहा है। यदि हम मौर्योत्तर काल की बात करें तो वहां पर सातवाहन, शुंग, कण्व, इन सब की उपस्थिति का गवाह रहा है। और तो और मौर्योत्तर काल में जो इन्वेजन हुए थे, उसमें भी जो इंडो ग्रीक इन्वेजन हुए थे, उन इन्वेजन करने वालों में भी उनके राजदूतों की उपस्थिति का यह गवाह रहा है, जिसमें अपन हेलियोडोरस की बात करेंगे। इसके अलावा साथियों, जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन, जी हां, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी का अंतिम मुख्य प्रयास इस देश को आजाद कराने का, उसका यह साक्षी रहा है, उसका गवाह रहा है। ऐसे विदिशा के बारे में, मध्य प्रदेश के ऐसे इस प्रमुख जिले के बारे में आज के इस लेक्चर में बात करेंगे और अपने उसी तरीके को हम कंटिन्यू रखेंगे जहां पर हर एक बात को, हर एक जरूरी पहलू को आपके सामने क्लासिफाई वे में रखा जाएगा। थोड़ा सा कैटेगराइज करके हम चीजों को देखेंगे, वर्गीकृत करके देखेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे, ताकि समझना और ध्यान रखना आपके लिए आसान हो। साथियों, शुरू करते हैं विदिशा के बारे में बातें करना। ये विदिशा है, एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। सबसे पहले नक्शे की बात करेंगे, जो कि हम हर लेक्चर में कर रहे हैं। साथियों, यहां नक्शे में आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, ये है आपका विदिशा। ये विदिशा, मैंने कहा ना, मालवा का उत्तर पूर्वी विस्तार, मतलब मालवा का जो पठार है, उसका जो नॉर्थ ईस्ट का जो विस्तार है, जो उसका एक्सपांशन है, उसमें जो विंध्याचल की रेंज चालू हो जाती है, उसकी गोद में विराजमान, ये बोला था मैंने। ओके, मतलब हम कह सकते हैं मालवा का उत्तर पूर्वी विस्तार, नॉर्थ ईस्ट। ओके, दूसरा हम कह सकते हैं विंध्याचल, ठीक है, ये भी ठीक। तीसरा क्या बोला मैंने? भोपाल संभाग का एक जिला दिख रहा है आपको, भोपाल संभाग में कौन कौन से जिले हैं, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। पिछले लेक्चर में ही मैंने आपसे पूछा था और मैंने बताया भी था, ठीक। तो भोपाल संभाग का जिला, भोपाल संभाग, आप सभी जानते हैं हमारी इस यात्रा की शुरुआत ही भोपाल से हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है। और वहां पर हमने सब कुछ स्पष्ट किया था कि किस तरह से 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय भोपाल राजधानी तो था, पर सीहोर जिले के अंतर्गत आता था। फिर हमने बताया था किस तरह से 1972 के बाद से भोपाल एक जिले के रूप में देखने को मिल रहा है। उसी भोपाल संभाग, अच्छा, संभाग तो भोपाल 1956 से ही था, जिला 72 में। ये मैंने सब आपको बताया हुआ है भोपाल वाले लेक्चर में, ना देखा हो तो जाके जरूर देखें। भोपाल संभाग का ये पार्ट बिल्कुल से। तीसरा मैंने आपको बोला कि कर्क रेखा यहां से भी होकर गुजर रही है। कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
तो दोस्तों तीन फैक्ट तो आपको ये स्पष्ट हो गए नक्शे से, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया आपको। इसके अलावा यदि हम पड़ोसी जिलों की बात करें तो देखें आप, यहां पर सागर है, यहां पर रायसेन है, यहां पर भोपाल है, यहां गुना है, यहां अशोकनगर। मतलब मैं कहना यह चाह रहा हूं कि चारों तरफ से किसी ना किसी भूखंड से घिरा हुआ है, और कोई भी क्षेत्र जब चारों तरफ से किसी भू क्षेत्र से घिरा हुआ होता है तो उसी को हम भू आवेष्टित क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो लैंड लॉक्ड रीजन। तो ये भी लैंड लॉक्ड जिला होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। क्या ये किसी दूसरे राज्य की किसी सीमा को छू रहा है क्या, स्पर्श कर रहा है क्या, टच कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा। तो यहां पर एक बात और आपको इसी नक्शे से स्पष्ट हो गई कि भैया ये आपका लैंड लॉक्ड रीजन है, ठीक है, भू आवेष्टित क्षेत्र है, ठीक है भाई, ये भी ठीक है। ओके, तो तीन चार बातें जो हम हर जिले में देख रहे हैं नक्शे के माध्यम से, एक तो आपको वो स्पष्ट होगी। सबसे पहले ऐतिहासिकता। दोस्तों जैसा मैंने अभी आपसे कहा, एक ऐसा जिला जो कि सबसे ज्यादा ऐतिहासिक घटनाक्रमों का साक्षी रहा है, गवाह रहा है, मतलब सबसे संबंधित कुछ ना कुछ एविडेंस मिले। और शुरुआत कहां से कर रहे हैं अपन? मौर्यकाल। मौर्यकालीन शासक अशोक प्रमुख एक राजवंश और शासक था जिसका यहां पर एक उपस्थिति देखने को मिली। पर उसके भी पहले दोस्तों एक चीज आपको समझना पड़ेगी कि इसका पुराना नाम भेलसा या बेसनगर है। कई बार सीधे एग्जाम में आ जाता है कि भाई किसी भी जिले का एक और पुराना नाम क्या है। इसके अलावा और पहले की एक बात और समझ लीजिए कि जो शत्रुघ्न थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो जो शत्रुघ्न थे उन शत्रुघ्न के एक पुत्र थे शंभुघाती। उन शंभुघाती ने भी इस विदिशा पर शासन किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मेरे से छूट गया था इंट्रोडक्शन में, तो ये भी यहां आप कवर करेंगे कि विदिशा वाज रूल्ड बाय शत्रुघ्न सन शंभुघाती। शंभुघाती। इसके बाद देखो सबसे पुरानी बात ये हो गई। इसके बाद आएंगे हम अशोक के बारे में चर्चा करने के लिए, बिल्कुल सीक्वेंस में देखना। साथियों आप सभी जानते हो, मैंने आपको पिछली क्लास में भी स्पष्ट किया था कि मौर्यकालीन शासक अशोक ने विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री, मतलब उनका नाम था महादेवी, उससे उनसे उन्होंने विवाह किया था, है ना। और उन्हीं के कहने पर उन्होंने स्तूप वगैरह भी बनवाए थे कई सारे, ठीक। और उसी के लिए उसे वैश्य टोकरी कहा जाता है, उस स्तूप को जो इन्होंने उज्जैन में बनवाया था, बताया था। तो देखें इधर, महादेवी मतलब विदिशा के एक व्यापारी की बेटी, उनसे अशोक का विवाह हुआ था, बिल्कुल सही बात। दूसरा, जिस कारण अशोक ने उज्जैन में एक स्तूप का भी निर्माण करवाया और उस स्तूप को नाम दिया गया था वैश्य टोकरी, ठीक है भाई। अशोका वॉज मैरिड टू महादेवी, डॉटर ऑफ मर्चेंट ऑफ विदिशा, ड्यू टू विच अशोका बिल्ट अ स्तूपा इन उज्जैन which was called वैश्य टोकरी। वैश्य टोकरी नाम का एक स्तूप यहां इन्होंने बनवाया उज्जैन। किसके कहने पर? महादेवी के कहने पर, ठीक है। आगे बढ़े। अब अशोक के बाद क्या, मतलब मौर्यकालीन शासकों के बाद क्या? आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री में मौर्यकाल के बाद का जो पीरियड है उसे हम मौर्योत्तर काल कहते हैं, मतलब पोस्ट मौर्यन पीरियड। और पोस्ट मौर्यन पीरियड में भी आप जानते हैं, पोस्ट मौर्यन पीरियड में भी आप जानते हैं, यहां देखिए, यहां मैं बता देता हूं, पोस्ट मौर्यन पीरियड में भी आप जानते हैं दोस्तों क्या हुआ था भाई। मौर्योत्तर काल की यदि हम बात करें, पोस्ट मौर्यन पीरियड की यदि हम बात करें, तो उस पोस्ट मौर्यन पीरियड में भारत दो हिस्सों में बटा हुआ था, जहां पर एक हिस्से में थी विदेशी ताकतें जो शासन कर रहे थे, और एक हिस्से में थे भारतीय राजवंश, इंडिजिनस। इन विदेशियों में हमने देखा था कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में हिंद यूनानी, मतलब इंडो ग्रीक, शक, फिर पहलव जिन्हें पार्थियन भी कहते हैं, और फिर कुषाण, इन लोगों ने सीक्वेंस में भारत पर आक्रमण किया, ठीक। इसी वक्त
भारतीय राजवंश जो थे उसमें शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, ये सब थे। मौर्योत्तर काल मतलब जब मौर्यकालीन शासन अपने सेंट्रलाइज्ड, अपने केंद्रीकृत स्वरूप को खो चुका था। मतलब इतना बड़ा एम्पायर छोटे छोटे हिस्सों में बट गया था, जहां उनके ही यहां काम करने वाले अधिकारियों ने, उनके ही यहां के प्रांतपतियों ने अपने अपने क्षेत्र में स्वयं को स्वतंत्र कर दिया था। आप सभी जानते हैं मौर्यकालीन अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने, उसी के ब्राह्मण सेनापति ने, और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना कर दी। अब जब उसी का अधिकारी एक राजा को मार दे रहा है, तो जो अलग अलग प्रांत में उनका नियंत्रण था, वहां के प्रांतपति, वहां के गवर्नर भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। तो भारत कई हिस्सों में बट गया था। और हिस्ट्री में मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि जब जब भारत या ये क्षेत्र किसी विखंडन की चपेट में आएगा, मतलब जब कई हिस्सों में टूटेगा, डिसइंटीग्रेट होगा, तब तब इन्वेजन होगा, तब तब विदेशी आक्रमण होगा। तो विदेशी आक्रमण हुए, हिंद यूनानी के हुए, शक हुए, पहलव के हुए, कुषाण के हुए। तो मौर्योत्तर काल मतलब एक ऐसा टाइम जहां पर भारत में भारतीय राजवंश तो थे, साथ ही साथ विदेशी ताकतों ने भी अपना आगमन करना शुरू कर दिया था। और इन विदेशियों में जो ये हिंद यूनानी है, जिसे अपन इंडो ग्रीक कहते हैं, ये जो हिंद यूनानी है, इसमें भी दो शाखाएं भारत आई थी। उनमें से एक शाखा थी डेमेट्रियस शाखा, डेमेट्रियस। इसके बारे में अपन नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश से इसका संबंध नहीं है। बस आप जानते हो कि इसी डेमेट्रियस शाखा में मिनांडर नाम का एक राजा था, जो बाद में मिलिंद हो गया था, और उसी पे ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। इसके अलावा जो एक दूसरी शाखा थी, वो थी यूक्रेटाइट शाखा। ये हम देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि इस यूक्रेटाइट शाखा का एक राजा था एंटियाल सिडास। एंटियाल सिडास कह लो या सिडास कह लो, ये जो राजा था, ये जब भारत आया, प्लीज समझना, हिंद यूनानियों ने जब भारत पे अटैक किया, तो सबसे पहले डेमेट्रियस लोग आए, डेमेट्रियस शाखा। इन लोगों ने आके सियालकोट मतलब साकल, पाकिस्तान क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया। जब ये लोग आए, मतलब दूसरी शाखा जब आई, तो इन लोगों ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। किसको? तक्षशिला को। ठीक है। इस एंटियाल सिडास का एक राजदूत था हेलियोडोरस। इसका एक राजदूत था कौन? हेलियोडोरस। ये हेलियोडोरस तक्षशिला से इधर अंदर आया था मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में विदिशा की यात्रा की थी इसने। पर जब इसने विदिशा की यात्रा की थी, उस समय यहां शासन किसका था? शुंग लोगों का शासन। अब यदि हम शुंग की बात करें, तो शुंग में भी आपको तीन राजा देखने हैं। एक तो देखना है पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना करी, और इसने दो दो क्षेत्र को राजधानी बनाया। एक तो पाटलिपुत्र तो था ही मगध का, और दूसरा विदिशा को। तो सबसे पहले शुंग में आप देखते हो पुष्यमित्र शुंग। इस पुष्यमित्र ने विदिशा को राजधानी बनाया था। इसकी दो राजधानी थी, एक तो विदिशा और एक पाटलिपुत्र। ठीक है। इसने फिर क्या किया? अपने बेटे अग्निमित्र को विदिशा का प्रांतपति बनाया। का बेटा था अग्निमित्र, तो अग्निमित्र के बारे में देखेंगे। और फिर जब इसी वंश में एक 9वें नंबर का राजा था भागभद्र। क्या नाम बताया मैंने? भागभद्र। ये 9th नंबर का किंग था। तो जब विदिशा को राजधानी बनाया पुष्यमित्र शुंग ने, और एक राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसने अपने बेटे को विदिशा का प्रांतपति बनाया, गवर्नर। और 9वें नंबर का राजा जब यहां भागभद्र था, शुंग वंश का ही, विदिशा में शासन कर रहा था, उस समय ये हेलियोडोरस गया था विदिशा। ठीक है। और वहां पर इसने गरुण स्तंभ बनवाया था। भगवान विष्णु का जो वाहन है गरुण, उसका, उसके सम्मान में स्तंभ बनवाया था, एक पिलर बनवाया था। इससे पता चल रहा है कि जो हेलियोडोरस था, जो एक ग्रीक राजा का एम्बेसडर था, उसका राजदूत था, ये वैष्णव धर्म को अपना लिया था। ये भी पता चलता। ये सब विदिशा में हुआ है। ठीक है। तो अब देखिए, इसी सीक्वेंस को अपन यहां देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या देखा? सबसे पहले अपन ने देखा कि भाई शत्रुघ्न के पुत्र शंभुघाती ने विदिशा पर शासन किया। ठीक है। दूसरे नंबर पर मैंने कहा कि अब आएगा
अशोक की बारी। अशोक ने विदिशा की मतलब व्यापारी की बेटी महादेवी से शादी कर ली। ठीक। अशोक के बाद मतलब मौर्य काल के बाद जब मौर्योत्तर काल आया, मतलब वो वाला भारत जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो उसमें इधर देखिए क्या बताया मैंने अभी, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र, तो पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा का प्रांतपति बनाया। और यहां पर एक चीज और ऐड कर लीजिए कि इसी पुष्यमित्र ने अपनी राजधानी दो दो क्षेत्रों को बनाया था। एक बनाया था पाटलिपुत्र को और एक बनाया था विदिशा। ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो भाई अपने बेटे को उसने प्रांतपति बना दिया। अब आप सभी जानते हो कि महाकवि कालिदास, उन महाकवि कालिदास ने एक ग्रंथ, एक नाटक लिखा है मालविकाग्निमित्रम। और मालविकाग्निमित्रम में उन्होंने अग्निमित्र, ये अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग के बारे में लिखा है। तो अग्निमित्र और मालविका का जो प्रेम प्रसंग था, उसी के ऊपर कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम लिखा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पुष्यमित्र सन अग्निमित्र, द गवर्नर ऑफ विदिशा, had affair with Malvika on the basis of which Kalidas composed मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, ये पिक्चर आपको दिख रहा है मालविकाग्निमित्रम का। आगे बढ़िए। इसके अलावा अब देखिए, मौर्योत्तर काल चल रहा है, पोस्ट मौर्यन पीरियड चल रहा है। अब इस पोस्ट मौर्यन पीरियड में ही मैंने क्या बोला, शुंग वंश में पहले पुष्यमित्र शुंग, फिर अग्निमित्र, और 9वें नंबर का राजा, नौवां शासक था भागभद्र। इस 9वें शासक भागभद्र के काल में तक्षशिला का जो शासक था एंटियालसिडास, उसका एक राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था। क्या नाम था उसका? हेलियोडोरस। और जब वो विदिशा आया तो उसने गरुड़ स्तंभ बनवाया। ये जो गरुड़ स्तंभ, इसका पिक्चर आपको दिख रहा है, देखिए एक स्तंभ है, एक पिलर है। इस गरुड़ स्तंभ को दोस्तों ब्राह्मण धर्म का पहला लिखित साक्ष्य या स्मारक माना जाता है। पहला स्मारक, पहली ऐसी कोई संरचना जो कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। ड्यूरिंग द reign of भागभद्र, the ninth ruler of Shung dynasty, the ambassador of Takshashila ruler Antialcidas came to the Vidisha, who established Garud Stambha, which is considered the first written evidence or monument of Brahmanism। और ये किसने करा? हेलियोडोरस ने। ये नाम जरूर याद रखेंगे। अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था, इसका राजदूत आया था क्या? हेलियोडोरस। तो हर चीज सीक्वेंस में चल रही है। आगे बढ़िए। फिर क्या हुआ? अब भाई मैंने आपको बताया मौर्योत्तर काल में हिंद यूनानी भी थे, और हिंद यूनानी में भी ये वाले नहीं, ये वाले वंश का एक शासक एंटियालसिडास और इसका राजदूत हेलियोडोरस। ये आया था विदिशा। इसी मौर्योत्तर काल में हिंद यूनानी के अलावा शकों ने भी इंडिया पे अटैक किया। पहला मतलब पर्थियन लोगों ने भी किया, ये बेसिकली ईरान से आए हुए थे। वो कुषाणों ने भी किया। ठीक है। अब कुषाण राजाओं में आप सभी जानते हो, पहला राजा था कुजुल कडफिसस, दूसरा राजा था बिम कडफिसस, और तीसरा राजा था कनिष्क। ये जानते हो आप। यहां पर आप जानते हो कुजुल कडफिसस, दूसरा आप जानते हो बिम कडफिसस, और तीसरा आप जानते हो कनिष्क। उसके बाद भी कई राजा आए थे, ये तीन मेन थे। ये जो बिम कडफिसस है कुषाण वंश का, इसके भी एविडेंस विदिशा से। तो दोस्तों बिम कडफिसस के सिक्के आपको विदिशा से प्राप्त हुए हैं। द कॉइन ऑफ बिम कडफिसस वेर रिसीव फ्रॉम द विदिशा। ठीक है। अब यहां एक और चीज लिखिए, सिमुक ने विदिशा के शासक कण्व को हराया था। ओके। अभी सिमुक कौन हो गया? अरे भैया, अलग अलग वंश थे ना, मैंने बताया। इन सभी वंशों में आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। फिर देखिए यज्ञ श्री सातकर्णी, अब ये कौन है? अरे भैया इधर आइए, मैंने आपको बोला ना ये विदेशी शासक भी थे, देशी शासक भी थे। उसमें जो सातवाहन वंश है, इस सातवाहन वंश का एक प्रमुख राजा था यज्ञश्री सातकर्णी। आपने सुने हैं ना सातवाहन वंश के राजाओं के ना, श्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऐसे ही
वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ऐसे ही एक यज्ञश्री सातकर्णी था, उसके भी सिक्के विदिशा और उसके साथ साथ देवास से मिले। ये क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं बेटा। तो मौर्योत्तर काल में मतलब द कॉइन ऑफ यज्ञश्री सातकर्णी फाउंड फ्रॉम बोथ विदिशा एंड देवास। तो आप देखिए पोस्ट मौर्यन पीरियड के इतने इंसिडेंट यहां मिले। कितने? यदि आपको ये फ्लो चार्ट क्लियर है कि पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड में ये ताकतें भारत में थी, तो आपको क्लियर होगा कि इन सारी ताकतों में से इंडो ग्रीक के ये वाले का रिलेशन है हेलियोडोरस का। दूसरा आपको पता रहेगा शुंग में इन तीनों का है, ठीक है, पुष्यमित्र का भी, अग्निमित्र का और भागभद्र का। इसके बाद आपको क्लियर रहेगा कि यार कुषाणों में बिम्बकड़फिसस का है, बाकी दो का नहीं है, ठीक। और उसके अलावा सातवाहन में भी कई सारे राजा हुए, पर उसमें यज्ञश्री सातकर्णी का है। किसका है? यज्ञश्री का। तो किस वंश के किस राजा का संबंध है वो बता दिया मैंने। ये हो गया क्या? पोस्ट मौर्यन पीरियड। अब आप सभी जानते हो भारत में पोस्ट मौर्यन के बाद आया था गुप्त पीरियड, गुप्त काल। और गुप्त एम्पायर के समय में आप सभी जानते हो पहला राजा तो था श्रीगुप्त, दूसरा राजा था घटोत्कच, तीसरा राजा था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे अपन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर कहते हैं। उसके बाद एक राजा था समुद्रगुप्त, ये है समुद्रगुप्त। तो ना तो श्रीगुप्त, ना तो घटोत्कच और ना ही चंद्रगुप्त फर्स्ट, किसी का नहीं, डायरेक्ट चौथे नंबर के राजा मतलब समुद्रगुप्त का एविडेंस है। यहां पर क्या एविडेंस है? देखो यहां समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय के अभियान के दौरान, अब इस पे मैं आऊंगा, विदिशा के एक शक सामंत श्रीधर बर्मन को हराया और उसकी स्मृति पर सागर में जाके एक विजय स्मारक बनवाया। प्लीज समझो आराम से। देखो एक तो क्लियर है कि अपन सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले अपन ने शंभुघाती का देखा, फिर अपन ने अशोक का देखा, फिर अपन पोस्ट मौर्यन का देख रहे थे, और अपन गुप्त पे आ गए। गुप्त वंश में भी अपन डायरेक्ट समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं। साथियों आप सभी जानते हो समुद्रगुप्त जो है इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। और क्यों कहा जाता है वो भी आपको क्लियर है। भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने नेपोलियन की तरह अपने साम्राज्य विस्तार को सुनिश्चित किया था। इंपीरियलिज्म, साम्राज्य विस्तार में यकीन करता था। और साम्राज्य विस्तार के दौरान समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ और दक्षिणापथ दोनों के अभियान किए थे, मतलब नॉर्थ के भी और साउथ के भी राजाओं को हराया था। नॉर्थ के लिए आर्यावर्त का जो अभियान इसने किया था उसमें इसने 2 अभियान किए थे। एक बार में इसने 9 राजाओं को हराया और एक बार में 3 राजाओं को हराया। नॉर्थ के 12 राजाओं को हराया था इसने, उसे कहते हैं आर्यावर्त का अभियान। और एक इसने किया था दक्षिणावर्त का अभियान, जहां इसने वहां के भी 12 राजाओं को हराया था। क्या आपको पता है? और इसी वजह से विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा था? विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा था? भारत का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये जब समुद्रगुप्त अपना दक्षिण अभियान कर रहा था, मतलब साउथ के राजाओं को जीतने के लिए जा रहा था, उस दौरान इसने विदिशा में एक शक राजाओं का एक सामंत था श्रीधर बर्मन, उसको हराया उसको, पर उसकी स्मृति में, उसकी याद में स्मारक कहां बनवाया? विजय स्मारक कहां बनवाया? एरण सागर। याद रखना, सागर में उसने एक विजय स्मारक बनवाया, विक्ट्री मेमोरियल एट एरण इन सागर। बट हराया किसको था? हराया था श्रीधर बर्मन को, जो कि शकों का एक फिल्टरी था विदिशा में। गुप्त काल में एक राजा के बारे में भी कहीं भी कभी जानकारी मिलती है, कांच नाम का राजा। कांच नाम का एक राजा, कई जगह उसके एविडेंस मिलते हैं। उसके भी कुछ सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए। ओके, रिलेटेड टू गुप्त। तो यहां हमने आपको गुप्त काल तक बता दिया, ये भी ठीक है। अब हुआ ये कि विदिशा से दोस्तों कुछ किलोमीटर दूर एक प्लेस है अंधेर। पूछा जाएगा ये कहां है? विदिशा से कुछ किलोमीटर दूर है, और वहां पर 3 स्तूपों के अवशेष मिले। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक प्लेस है, ठीक है, वहां पर 3 स्तूपों के एविडेंसेस मिले हैं विदिशा से कुछ दूरी पर। ये आपको पता होना चाहिए बेसिक। अच्छा, इसके अलावा गुप्त काल के दौरान ही कई छोटे छोटे राजवंश और थे।
उनमें एक नागवंश था, मथुरा में नागवंश। दोस्तों नागवंश नहीं, जहां चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी शादी की थी कुबेर नागा से, याद है? अपन पढ़ते हैं श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू ने नागवंश की रानी कुबेर नागा से शादी की थी और उसी से उसको पुत्री उत्पन्न हुई थी प्रभावती गुप्त, जिसकी शादी उसने बकाटक नरेश से की थी, रुद्रसेन से, है ना? तो यहां आपको क्लियर होना चाहिए कि उसी नागवंश की एक शाखा विदिशा में भी थी और उसका संस्थापक था वृषनाथ। ये मैं इंग्लिश में भी आपको बता दे रहा हूं। देयर वॉज अ ब्रांच ऑफ नाग डायनेस्टी ऑफ मथुरा, नाग डायनेस्टी ऑफ मथुरा इन विदिशा एंड फाउंडर वॉज वृषनाथ। वृषनाथ उसके फाउंडर थे। पूछा जाएगा कि नागवंश का संबंध कहां से है, आप बोलेंगे मथुरा से, पर मध्य प्रदेश में कहां से? विदिशा से। और संस्थापक कौन था? वृषनाथ। ठीक है, आगे बढ़ो। जैसा मैंने बताया बकाटक भी एक वंश था, बताया अभी थोड़ी देर पहले कि बकाटक वंश के राजा से शादी कर दी थी उसने अपनी बेटी की, किसने? चंद्रगुप्त टू ने। तो उस बकाटक वंश का संबंध मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से है। बकाटक वंश का संस्थापक बिंद शक्ति था, उसने भी अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। ये छोटे छोटे राजवंश जो गुप्त काल के आसपास रहे थे, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। एक तो नागवंश का बताया और एक आपको हम बता रहे हैं बिंद शक्ति जो कि बकाटक वंश का है, उसने भी अपनी कैपिटल विदिशा को बनाया। ये पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हुआ। तो यदि केवल एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात करें, मैं रिकॉल करा रहा हूं, सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले आप बोलेंगे कि भाई शत्रुघ्न के पुत्र शंभुघाती ने शासन किया, फिर अशोक ने यहां महादेवी से शादी करी और वेश्य टोकरी का निर्माण करवाया उज्जैन में उनके कहने पर। फिर मौर्य के बाद जब मौर्योत्तर आया, पोस्ट मौर्य आया, तो वहां पुष्यमित्र शुंग ने उसे अपनी राजधानी बनाया पाटलिपुत्र के अलावा। उनके बेटे अग्निमित्र को उन्होंने यहाँ का प्रांतपति बनाया और नौवें शासक भागभद्र को यहाँ बिठाया, जिसके समय पे वो जो विदेशी लोग हैं उनमें से एक एंटियाल सिडास का एक राजदूत हेलियोडोरस यहाँ आया था। ओके, फिर बाकी 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 इनमें से किसी का नहीं, डायरेक्ट कुषाण वंश के उसके भी दूसरे शासक मतलब बिमकड़फिसस के यहाँ सिक्के में। उसके अलावा इनमें किसी का नहीं, केवल सातवाहन वंश की यज्ञश्री के सिक्के मिले। मौर्योत्तर में केवल इतने लोगों के एविडेंस मिले। ठीक, मौर्योत्तर या पोस्ट मौर्यन के बाद आता है गुप्तकाल, तो गुप्तकाल के सीधे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जब अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में दक्षिण की ओर जा रहे थे, उस दौरान उन्होंने श्रीधर को हराया, जो यहां पर था शकों का सामंत, पर हराया श्रीधर को, पर स्मारक कहां बनवाया? सागर। याद रखना, विजय स्मारक। पर गुप्त के आसपास ही जो छोटे छोटे और राजवंश थे, जैसे नागवंश मथुरा का, जिसकी स्थापना वृषनाथ ने की थी, उसकी एक शाखा विदिशा में। दूसरा बकाटक वंश जिसकी स्थापना बिंद शक्ति ने की थी, उसकी राजधानी भी विदिशा थी। ये हमने पूरा एंशिएंट फेज देखा। अब बात करेंगे मेडिवल फेज की। तो साथियों आप जानते हो मेडिवल हिस्ट्री में हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, और दिल्ली सल्तनत में दोस्तों पहला वंश जो शासन करता है वो है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। ये 5 वंशों का शासन चला दिल्ली पर, ये आप जानते हैं। तो जो दूसरे नंबर का वंश था खिलजी वंश, उसका जो दूसरे नंबर का राजा था अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा, जो कि 1296 में गद्दी पे बैठा था और 1316 तक गद्दी पे रहा था। मतलब 20 साल तक जिसने शासन किया था, उस अलाउद्दीन खिलजी ने भी 1296 में बैठा था और 1316 तक ही रहा था गद्दी पर। उस अलाउद्दीन खिलजी ने भी यहां पर आक्रमण किया था, और यहीं पर नहीं दोस्तों, उसने उज्जैन पे भी आक्रमण किया था। तो उसने विदिशा और उज्जैन पर आक्रमण किया था, उसमें आपको विदिशा याद रखना है। इसके अलावा उसने यहां सब मंदिरों को लूटा और चंदेरी पर भी अधिकार किया था। चंदेरी बोले तो अशोकनगर। ये मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री में केवल एक ही इंसिडेंट आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब मध्य प्रदेश पे आक्रमण किया तो उसमें उसने इतने सारे क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया था, 3 को, एक तो उज्जैन को, एक विदिशा को और एक चंदेरी मतलब अशोकनगर को। ठीक है, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में तो दोस्तों सबसे प्रमुख घटना भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के पहले भी दोस्तों 1913 में ही 13-14 में भंडारकर जी ने इसकी खोज की थी।
मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक इतिहास में ही ये हुआ था। मतलब विदिशा की खोज, जैसे आप बेसनगर और भेलसा ये सब कह रहे हो, उसकी खोज भंडारकर ने की थी। कभी क्वेश्चन आएगा तो पता होना चाहिए। और देखिए, सभी की खोज के वर्ष याद करना जरूरी नहीं होता, पर इसका जरूरी है। जैसे भीमबेटका का जरूरी है, ऐसे इसका भी जरूरी है। 1913-14 के दौरान की बात है, भंडारकर ने इसको खोजा था। ये तो होगी खोज की बात। साथियों, यदि हम मॉडर्न हिस्ट्री के ऐतिहासिक घटनाक्रमों की बात करें, तो उसमें जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत यदि मध्य प्रदेश से हम बात करें तो वो ग्वालियर रियासत के विदिशा से हुई थी। विदिशा ग्वालियर रियासत का हिस्सा थी, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। वही भारत छोड़ो आंदोलन जिसे आप अगस्त क्रांति भी कहते हैं, वही भारत छोड़ो आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, वही भारत छोड़ो आंदोलन जिसके पहले महात्मा गांधी ने कांग्रेस से कहा था कि या तो तुम एक निर्णायक आंदोलन करने में मेरी मदद करो, नहीं तो मैं इस देश की बालू से, इस देश की मिट्टी से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। उसी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के साथियों विदिशा से हुई थी, जो ग्वालियर रियासत के अंतर्गत आया था, और 1942। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इट स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश इन 1942 फ्रॉम विदिशा ऑफ ग्वालियर प्रिंसली स्टेट। बाकी तो फिर आपको पता है, जब पुनर्गठन हो रहा था, अब उसकी हम बात करें 56 के बाद की, तो राजस्थान के कोटा जिले की जो एक तहसील थी, सिरोंज तहसील, उसको विदिशा में शामिल कर दिया गया। ये भी आप जानते हैं, ठीक है। सिरोंज तहसील ऑफ कोटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, वो विदिशा का पार्ट बनी थी। ये 1956 के दौरान हुए पुनर्गठन के समय की बात है दोस्तों, ठीक। तो यहां हमने आपको पूरी ऐतिहासिकता बता दी विदिशा की, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और उसके बाद हुए पुनर्गठन तक सीक्वेंस में। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, क्लासिफाई करके देखो, सीक्वेंस में देखो, आपको फैक्ट, आपको तथ्य बहुत अच्छे से दिमाग में बैठेंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। बाकी अब यदि पर्यटन की बात करें तो टूरिज्म में साथियों विदिशा का प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम तो आपको पता ही है, पीछे आप देख चुके हैं, भेलसा, बेसनगर, नेवासा और महामलिस्तान भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताएं भाई इसका महामलिस्तान या नेवासा या बेसनगर का संबंध किससे है। इसके अलावा ये फैक्ट पीछे हम कवर कर चुके हैं कि शुंग राजा भागभद्र की ये राजधानी था, और यूनानी राजा का एक एम्बेसडर आया था हेलियोडोरस, और उसने यहाँ गरुड़ स्तंभ बनवाया, और इस गरुड़ स्तंभ को ही खंबा बाबा भी कहते हैं। और उसने भागवत की भी उपाधि, टाइटल ऑफ भागवत भी अपने नाम के साथ जोड़ा था, क्योंकि भागवत धर्म उसने अपना लिया था। गरुड़ पेलर दोस्तों, टाइटल ऑफ भागवत दोस्तों, और इसी को खंबा बाबा भी कहते हैं। हेलियोडोरस ने बनवाया था, जो एंटियालसिडास का एक वो था, राजदूत। ये मैंने आपको पीछे पिक्चर भी दिखाई थी। तो पर्यटन तो हम पीछे एक तरह से देख चुके हैं। दूसरा यहां पर हम देखें कि यहां और भी कई सारे दर्शनीय स्थल है, कई सारे प्लेसेस हैं यहाँ, जैसे लोहांगी शिला है जहां पर बीज मंडल है, सम्राट अशोक सागर है, यहाँ पर इसे हलाली सागर भी कहते हैं। यहाँ ग्यारसपुर नामक एक ऐतिहासिक स्थल भी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, खंबा बाबा स्तंभ या गरुड़ स्तंभ, उसकी तो मैं कहानी बता चुका हूं। यहां पर लोहांगी शिला भी है, यहां पर बीजा मंडल भी है, यहां पर सम्राट अशोक सागर भी है जिसे हलाली सागर कहते हैं, और यहां पर ग्यारसपुर नाम का एक ऐतिहासिक स्थल भी है। ये 4 प्लेस और आपको याद रखने हैं दोस्तों, बीजा मंडल, लोहांगी शिला, सम्राट अशोक सागर, मतलब हलाली सागर। पूछा जाएगा हलाली सागर तो आप बता देना, और एक हिस्टोरिकल प्लेस ग्यारसपुर। बाकी उदयगिरी भी है विदिशा में। उदयगिरी जिसकी गुफाएं बड़ी प्रसिद्ध है, वो उदयगिरी भी विदिशा में, जिसका संबंध गुप्त काल से लेकर कई कालखंडों से, वो उदयगिरी भी विदिशा में। तो उस उदयगिरी की यदि हम बात करें तो ये 4वीं से 10वीं शताब्दी का एक इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। ये अपने स्थापत्य के लिए जाना जाता है, ये भी आप जानते हैं। इट इज फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर। और यहीं पर यदि इसकी हम गुफा नंबर 5 देखें, उदयगिरी की गुफा नंबर 5, तो वहां आपको वराह अवतार का पहला एविडेंस मिलता है। विष्णु जी के वराह अवतार का पहला साक्ष्य आपको विदिशा के उदयगिरी की गुफा नंबर 5 मिलता है। यदि हम कुल गुफाओं की बात करें तो उदयगिरी में कुल गुफाओं की संख्या 20 है दोस्तों, और इनमें से जो गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 जो है, ये दोनों जैन धर्म से संबंधित है। वहीं यदि हम गुफा नंबर 19 की बात करें
तो ये अमृत गुफा कहलाती है। ये वन लाइनर आपको सीधे याद रखना है। और ये सारी गुफाएं जैसा अभी मैंने आपको बताया था गुप्त काल की। जी हाँ दोस्तों, याद रहे टोटल नंबर ऑफ केव्स 20, केव नंबर 1 and 20 related to Jainism. Cave number 19 is also called Amrit Cave, Amrit Gufa, or all these are Gupta period. All these are related. All these are related with Gupta period. ये देखिए, ये उदयगिरी की गुफा है। ऐसी कई सारी यहां पर गुफाएं हैं। और यहां पर एक और वन लाइनर आपके लिए मैं लेके आया हूं कि गुफा नंबर 1 को सूरज गुफा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि तीन और दिशाओं से बिल्कुल शेलकृत की गई हुई है और एक तरफ से प्रस्तर से बनी हुई। ये सब हटाइए, सूरज गुफा इसको कहते हैं। गुफा नंबर 1 इज ऑल्सो कॉल्ड सूरज केव। ठीक, तो टोटल 20 गुफा। गुफा नंबर 1 को सूरज गुफा कह रहे हैं, गुफा नंबर 19 को अमृत गुफा कह रहे हैं। 1 और 20 जैन धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 5 में बराह अवतार के साक्ष्य मिले हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्लियर है? ये सारे वन लाइनर आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाले। वहीं यदि देखिए, ये तो मैं पीछे भी बता चुका था, बीजा मंडल, सम्राट अशोक सागर, हलाली सागर, इसके अलावा शाही पिशनहारी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। यहीं पर एक पिशनहारी टेम्पल भी है। और ये जितनी गुफाएं हैं, ऐसा कहा जाता है यहाँ की गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब जो चंद्रगुप्त 2 था, समुद्रगुप्त का बेटा, उसी ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारित की थी, आप सभी जानते हो। उसके सचिव वीरसेन ने करवाया था। कभी क्वेश्चन आ जाए कि उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? वीरसेन, दी सेक्रेटरी ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसके अलावा इन गुफाओं का संबंध जैन धर्म से माना जाता है, रिलेटेड टू जैनिज्म। बाकी खंबा बाबा का चित्र है एक बार फिर से, जो हेलियोडोरस ने बनवाया था। ये नीलकंठेश्वर मंदिर जो उदयादित्य नाम के राजा ने बनवाया था विदिशा में। ठीक है, ये राजा भोज के पुत्र थे उदयादित्य। राजा भोज वही मालवा के प्रमुख राजा, परमारवंशी। धार के अद्य धारा सदा लंबा सरस्वती, पंडिता मंडिता सर्वे भोज राजो भुवंगते। राजा भोज धरती पर हैं तो पंडितों का ऐश्वर्य वैभव चरम पर है। सरस्वती को, विद्या को, क्रिएटिविटी को, सृजन को आधार मिला हुआ है, संरक्षण मिला हुआ है। ये पढ़ते हैं अपन। तो उन्हीं राजा भोज के पुत्र उदयादित्य ने यहाँ पर एक नीलकंठेश्वर मंदिर बनवाया, जिसका चित्र आपको यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आपको ये सारे टूरिस्ट प्लेस, ये सारे पर्यटन देखने हैं। और उसमें उदयगिरी की गुफा अपने आप में प्रसिद्ध है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। कुल 20 गुफा जैन धर्म से संबंधित वीरसेन ने बनवाई। 5वीं गुफा बराह अवतार की है। 19वीं गुफा को अमृत गुफा कह रहे हैं। पहली गुफा को सूरज गुफा कह रहे हैं। पहली और 20वीं जैन धर्म से रिलेटेड है। ये सब आपको वन लाइनर क्लियर होने चाहिए। अब यदि भौगोलिक स्थिति की बात करें, जो हम ऑलरेडी नक्शे में देख चुके हैं स्टार्टिंग में, उसमें आपने देखा था कि ये भू आवेष्टित मतलब लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है, जो गुना, अशोकनगर, सागर, रायसेन, भोपाल से घिरी हुई है। गुना, अशोकनगर, सागर, रायसेन, भोपाल। और पड़ोसी राज्य तो कोई भी नहीं था, नेबरिंग स्टेट तो कोई भी नहीं था। ये आपने भी थोड़ी देर पहले देखा था। पठार मालवा का ही विस्तार है, मालवा का ही विस्तार है। मैंने कहा था मालवा का नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए। विंध्यांचल, देखो यदि विंध्यांचल भी ऑप्शन में हो तो आप विंध्यांचल लगाना, नहीं तो फिर मालवा। तो बताएं कि विंध्यांचल भी क्या है, मालवा का ही तो विस्तार है ना। तो विंध्यांचल यदि स्पेसिफिक मिल जाए ऑप्शन में तो विंध्यांचल लगा देना, नहीं तो फिर मालवा तो है ही। संभाग इसका आपको पता है भोपाल। ठीक, तहसील। अब देखिए, आप बोलेंगे सर आप हर जिले की हमें तहसील क्यों करा रहे हैं? बेटा आ जाती है एग्जाम में, कई बार पूछ लिया जाता है, बताइए ये क्षेत्र किस जिले से संबंधित है। दोस्तों यहाँ गंजवा सौदा, ग्यारसपुर, कुरवई, लटेरी, नटेरन, सिरोंज, गुलाबगंज, शमशाबाद, त्योंदा। अब देखो सारे नहीं भी कर सकते हो तो कुछ सिलेक्टिव कर लो, इतने कर लो, कम से कम इतने कर लो, कम से कम बोल रहा हूं। गंजवा सौदा और ग्यारसपुर तो पता ही होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्लेस है। सिरोंज पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्लेस है। ये शमशाबाद पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्लेस है। कम से कम इतना तो कर लो, कम से कम बोल रहा हूं, इतना तो कर लो। गंजवा सौदा, ग्यारसपुर, सिरोंज और शमशाबाद। आगे बढ़े। किस नदी के किनारे? भाई बेतवा के किनारे बसा हुआ।
भाई हर शहर किसी ना किसी नदी के आसपास बसा होता है। बेतवा नदी के किनारे अकेला विदिशा नहीं, सांची और ओरछा भी बसा हुआ। बेतवा रिवर, ये क्लियर होना चाहिए। कर्क रेखा अभी मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि गुजरती है यहां से, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से गुजरती है। आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं एमपी की, तब आपने ये फैक्ट पढ़ा हुआ है कि स्थान विशेष के रूप में, एक पर्टिकुलर प्लेस, एक स्थान विशेष के रूप में गंजवा सोदा जो विदिशा का है, उसे सर्वाधिक गर्म स्थल माना गया था एक समय पे। एक दिमाग में रखना है इसके बारे में। बाकी लेटेस्ट आप पढ़ते हो, जब आप पढ़ेंगे, जब आप एग्जाम देंगे। बाकी चना, चना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये दिमाग में रख लेना। यहां पर चना अच्छी खासी उसमें मात्रा में होता है, ठीक। क्योंकि ज्योग्राफी जैसी होगी वैसे ही खेती होगी, वैसे ही प्रोडक्शन होगा। तो यहां पर चना उत्पादन होता है, विदिशा चना के लिए जाना जाता है, ठीक। अच्छा, ये हो गया ज्योग्राफी। उद्योग दोस्तों, उसकी मैंने लिस्ट लेके आया हूं आपके लिए। खास खास उद्योग हैं, ये सारे आपको करने हैं। जैसे कील और तार बनाने का कारखाना, ठीक है। दूसरा मेटल वर्क, मतलब मेटल से रिलेटेड काम, उसका उद्योग है यहां पर। सबसे बड़ा वनस्पति घी का कारखाना, याद रहे आपको, वनस्पति घी, वेजिटेबल घी का फैक्ट्री सबसे बड़ा गंजवा सौदा में। बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, यहां पर रेलवे डीजल इंजन का कारखाना भी है, याद रहे। रेलवे का कौन सा इंजन? डीजल इंजन का कारखाना भी कहां पर है? विदिशा में। अब दोस्तों, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में कुल 26 औद्योगिक इकाइयां लगाई थी। कितनी? 26। उन 26 औद्योगिक इकाइयों में विदिशा में भी औद्योगिक इकाई लगाएगी। आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कुल 26 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए, उनमें से एक विदिशा में भी है। यहां पर प्लास्टिक से डीजल बनाने का पहला कारखाना बनाया गया। यहां पर याद रहे, फर्स्ट फैक्ट्री टू मेक द डीजल फ्रॉम द प्लास्टिक। हम सभी जिलों में देख रहे हैं कि उस जिले से संबंधित इंपॉर्टेंट व्यक्ति, मेन पर्सनालिटी कौन है? तो इनको कौन नहीं जानता? कैलाश सत्यार्थी जी। कैलाश सत्यार्थी का जन्म विदिशा में ही हुआ है, ठीक है। और इनका एक आंदोलन था, बचपन बचाओ आंदोलन, साथियों 1980 के समय वो इन्होंने चलाया था। 2004 में इन्हें मैग्सेस पुरस्कार और 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी जी कहां के रहने वाले हैं? विदिशा के हैं। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया, बच्चों के भले में, भलाई में ये काम करते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए। इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला, सॉरी मैग्सेसे पुरस्कार मिला 2004 में, और नोबेल पीस प्राइज मिला 2014, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये याद करेंगे। बाकी ये भी मैंने आपको बताया था, एक जिला एक उत्पाद। हर जिले की अपनी भौगोलिक और जलवायु स्थिति होती है, ज्योग्राफिक और क्लाइमेटिक कंडीशन होती है हर जिले की, हर क्षेत्र की। और जैसी वहां की भौगोलिक जलवायु स्थिति है, ज्योग्राफिक क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसी तरह के वहां पर उत्पाद, प्रोडक्ट, रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। और जैसे रिसोर्सेज होंगे, जैसे संसाधन होंगे, उसी तरह का प्रोडक्ट वहां बनेगा। तो यहां पर दोस्तों कृषि से संबंधित जितने उपकरण हैं अच्छे खासे बनते हैं। तो फिर इन उपकरणों को इस जिले की पहचान दिलाने के लिए इस जिले के अंतर्गत उसे एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में रखा गया। यह आपको मैं पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूं। एक जिला एक उत्पाद, यही तो योजना है कि किसी जिले विशेष में होने वाले किसी खास उत्पाद को उस जिले की पहचान के रूप में प्रमोट करना, ताकि जब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वो प्रोडक्ट बिके तो उन्हें पता रहे कि ये प्रोडक्ट किस जिले का है। तो उस जिले का नाम, उस जिले की ख्याति विश्व पटल पर जाए, ग्लोबल लेवल पर जाए। और जब उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो उस जिले में उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब जिले में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, संपन्नता आएगी, जिला आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो साथियों, एक जिला एक उत्पाद में विदिशा क्षेत्र में कृषि उपकरण को इस कैटेगरी में डाला गया है। जितने भी कृषिगत उपकरण हैं वो यहाँ के बड़े प्रसिद्ध हैं। बाकी कुछ वन लाइनर है। यहाँ एक शानदार, एक जरूरी फैक्ट है, एक पत्रिका है नया विकल्प, वो यहीं से निकलती है। इसके अलावा देश का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र भी विदिशा में है। आपसे कभी पूछा जाए कि देश का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र कब खुला? 2017 में खुला।
28 फरवरी 2017 में, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज भी है। यहां पर इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान 2015 यहीं से आरंभ हुआ था, याद रहे, इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान, जिसमें टीका किया जा रहा है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है बच्चों का, वो विदिशा से शुरू हुआ था। कभी पूछा जाए इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान 2015 में कहां से शुरू हुआ था, विदिशा से। और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज कहां पर है, तो वो विदिशा में है, 2018 में स्थापित हुआ। ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा है मैंने स्लाइड में, गैर जरूरी कुछ भी नहीं लिखा, तो जो यहां है वो तो याद करना ही है साथियों। ये था आज का मेरा प्रयास विदिशा के संबंध में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। इस पूरे लेक्चर का ये मेरा पीडीएफ, ये मेरा नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो @सुनील श्रोती SUNEEL सुनील श्रोती, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। यहां पर यदि आप जुड़ेंगे तो यूट्यूब पर मेरी जब जब भी कोई क्लास लगती है उसका लिंक यहां पर शेयर हो जाता है और मेरी क्लासेस के बाद के पीडीएफ भी आपको यहां मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच।